एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। बस इतने में एक पूरा शहर गायब हो गया। न इमारतें बची, न सड़कें, न लोग। जो कल तक हंस रहे थे, खेल रहे थे, अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे, वो सब एक पल में राख बन गए। और जो बचे, काश वो भी ना बचते, क्योंकि जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने झेला, वो मौत से भी बदतर था। 6 अगस्त 1945। अमेरिका ने उस दिन मानव इतिहास का सबसे अमानवीय काम किया। जापान से अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया। उस एक बम ने जापान में जान माल का इतना भयंकर नुकसान किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस घटना का सदमा जापानी जनता की रगों से अभी गया भी नहीं था कि ठीक 3 दिन बाद, यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर एक और परमाणु बम गिरा दिया। वो दोनों हमले इतने भयानक थे कि जापान को उनसे उभरने में पूरे 40 साल की मेहनत लगी। और सच तो ये है कि आज भी जापान पूरी तरह उबर नहीं पाया है, क्योंकि आज भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इलाकों में अपाहिज और कमजोर शरीर वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। उस परमाणु बम ने तीन पीढ़ियों की जिंदगी तबाह कर दी। और अब एक बार फिर दुनिया उसी खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। इसकी वजह है ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध। 2025 में ईरान इजराइल युद्ध और ईरान समर्थित गुटों के साथ हुए संघर्षों के बाद इजराइल के नेताओं ने जनवरी में ईरान को बार-बार चेतावनियां दी थीं कि वो उसके परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमता के बेलगाम विस्तार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ईरान ने इन चेतावनियों की कोई परवाह नहीं की। ईरान ने अपना संवेदनशील परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल से जुड़ी गतिविधियां जारी रखीं। बार-बार चेतावनी देने के बाद भी जब ईरान नहीं रुका, तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला बोल दिया और इस तरह इन देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसी संघर्ष के दौरान ईरान में 4.3 रिक्टर तीव्रता का भूकंप आया। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है? और इसी सवाल ने एक बार फिर वो डर जगा दिया कि कहीं इस युद्ध का अंत भी हिरोशिमा और नागासाकी जैसे अमानवीय बमों से तो नहीं होगा। इसीलिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जापान के उन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिरने के बाद वहां असल में क्या हुआ था। कितने लोग उसी वक्त मारे गए, कितनों को बाद में मौत का सामना करना पड़ा, और उस तबाही ने जापान को किस हद तक तोड़ दिया। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए। तो चलिए उस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। 7 दिसंबर 1941 का दिन था। दूसरे विश्व युद्ध में सक्रिय रूप से भाग ले रहे जापानी वायुसेना ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए उनके पर्ल हार्बर द्वीप पर हवाई हमला किया। उस हमले में अमेरिका के 300 से ज़्यादा विमान और 18 से भी अधिक बड़े जहाज तबाह हो गए। वो हवाई हमला दरअसल जापान द्वारा अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ खुलकर युद्ध का ऐलान था। उस हमले के अगले ही दिन 8 दिसंबर को अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में पहले से कहीं ज़्यादा सक्रिय हो गया, और उसी का नतीजा था कि 1945 में उसने जापान पर परमाणु बम गिराए। 6 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु हमले किए, जिनके निशान आज भी उन शहरों में दिखते हैं। 6 अगस्त 1945 का दिन सुबह के 7 बजे थे। जापान के रडार ने अमेरिका का B-29 विमान पकड़ लिया, लेकिन ये विमान किस इरादे से आया है, इसकी जापानियों को रत्ती भर भी खबर नहीं थी। रडार ने विमान जरूर पकड़ा, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने जापान की हालत इतनी बुरी कर दी थी कि उसके पास इतना पेट्रोल भी नहीं था कि उस विमान के पीछे अपना एक जापानी विमान भेज सके। खतरे के सायरन बज उठे, लेकिन जापानी लोगों को युद्ध जैसे हालात की आदत हो चुकी थी। बाजारों से चाय, कॉफ़ी, अंडे, पेट्रोल सब कुछ कब का गायब हो चुका था। व्यापार पूरी तरह ठप था। जिंदगी बस किसी तरह चल रही थी। सायरन बजे और बंद हो गए। किसी को क्या पता था कि आज का धमाका वो सब कुछ मिटा देगा जो था पल भर में। सुबह के 8 बज गए। खतरे के सायरन बजकर बंद हो चुके थे। B-29 विमान के पायलट पॉल टिबिट्स ने अपने साथियों को आदेश दिया, आई हैव गॉट इट, मुझे वो जगह मिल गई, अपने गॉगल पहन लो। 8:15 पर विमान निशाने की जगह पर आया और 12,500 किलो ताकत वाला बम लिटिल बॉय विमान से नीचे की ओर छोड़ा गया। 43 सेकंड का सफ़र, और ज़मीन से 2000 फुट ऊपर आसमान में जैसे एक सूरज फट गया। नाम भले ही लिटिल बॉय था, लेकिन उसने जो तबाही मचाई उसके बारे में सोचना भी बेहतर नहीं। लिटिल बॉय फटने से वातावरण का तापमान सीधे 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। B-29 विमान आगे निकला
और पीछे धुएं का एक विशाल गुबार उठता रहा। विमान के सह पायलट रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉग बुक में एक लाइन लिखी, ओ माय गॉड, व्हाट हैव वी डन? हमने ये क्या कर दिया? विमान में बैठे जवान बॉब कैरन ने कई भयावह दृश्यों की तस्वीरें ली। कई किलोमीटर तक उस बम की आग का गोला फैला हुआ था। विमान के पायलट पॉल टिबिट्स ने बीबीसी से बात करते हुए बताया, ये ऐसा कुछ था जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे ही बम फटा, मैं मुड़ा और एक बार पीछे देखा, फिर आगे निकल गया। धुएं के बादल उठते जा रहे थे। ये बेहद अजीब और विलक्षण था। हिरोशिमा की करीब 70% इमारतें उसी पल ध्वस्त हो गई। शहर की कुछ गिनी चुनी कंक्रीट की इमारतों को छोड़ दें तो बाकी सब कुछ गायब हो गया था। हिरोशिमा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त एक कॉलेज की छात्रा मौजूद थी, चिंग कुक लायन। वो बच गई। उसने अपने अनुभव में बताया, जैसे ही धमाका हुआ मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। जब होश आया तो पूरा बदन जला हुआ था। थोड़ी देर बाद मैं घर की तरफ दौड़ने लगी। रास्ते में जहां भी नजर गई सिर्फ और सिर्फ लाशें। हर चीज जलकर कोयला बन चुकी थी। नदियों में मुर्दों के ढेर बह रहे थे, जली झुलसी लाशें और मदद के लिए चीखते लोग। बस यही था चारों तरफ। धमाके से मेरे पिताजी दूर थे, इसलिए वो बच गए, लेकिन मेरी मां बुरी तरह घायल हो गई थी। जापान टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 66,000 लोग उस धमाके में तुरंत मारे गए, लेकिन सही आंकड़ा आज तक सामने नहीं आया। कुल मिलाकर 69,000 लोग घायल हुए। जो बचे उन्हें परमाणु विकिरण ने हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया, और कुछ ही समय बाद मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन रेडियो पर आए और उन्होंने ऐलान किया, अमेरिकी विमान B-29 ने अभी जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया है और उस बम ने दुश्मन के इलाके में भारी तबाही मचाई है। हमने जिस ताकत का बम टेस्ट किया था उससे 2000 गुना बड़ा बम हमने जापान पर गिराया है। अब हमारे पास दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार है और इसके उत्पादन को और आगे बढ़ाने के लिए हम अब कदम उठाएंगे। 2 दिन बीत गए, लेकिन अमेरिका रुकने को तैयार नहीं था। 8 अगस्त 1945 की रात ढलने वाली थी। अमेरिका के एक और B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर में एक बम तैयार था। एक बड़े तरबूज के माफिक दिखने वाला ये बम, जिसका वजन था 4050 किलोग्राम। विंस्टन चर्चिल के नाम के संदर्भ में इस बम का नाम रखा गया था फैट मैन। इस बार निशाना था जापान का कोकुरा शहर, जो एक बड़ा औद्योगिक शहर था। जापान के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा हथियार बनाने वाले कारखाने यहीं थे। सुबह 9:50 पर विमान के पायलट को कोकुरा शहर दिखने लगा। B-29 उस वक्त 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और बम भी इतनी ही ऊंचाई से गिराया जाना था। लेकिन कोकुरा शहर पर बादल छाए हुए थे। विमान ने एक चक्कर लगाया, फिर भी बम गिराने की स्थिति नहीं बनी। शहर पर धुएं और बादलों का आवरण था और नीचे से विमान भेदी तोपें आग उगल रही थीं। विमान में ईंधन भी खतरनाक रफ्तार से खत्म होता जा रहा था। बस इतना ही बचा था जितने में वापस जाया जा सके। इस मिशन के ग्रुप कैप्टन लियोनार्ड चेशर ने बाद में बताया, हमने सुबह 9 बजे उड़ान भरी। जब हम मुख्य निशाने पर पहुंचे तो वहां बादल थे। तभी हमें हमले का संदेश मिला। फिर हम दूसरे निशाने की तरफ मुड़े, यानी नागासाकी की तरफ। पायलट ने बम गिराने वाली ऑटोमेटिक मशीन चालू की और कुछ ही पलों में वो महाकाय बम तेजी से नीचे की तरफ गया। 52 सेकंड। धरती की सतह से 500 फुट ऊपर फैट मैन फट गया। उस वक्त सुबह के 11:02 हुए थे। आग का प्रचंड गोला उठा। धुएं के बादल लगातार बढ़ते गए और पूरे शहर को अपनी आगोश में लेने लगे। नागासाकी के समुद्री किनारों पर तैरते जहाज जलने लगे। बंदरगाह पर खड़ी नावों में आग लग गई। आसपास का कोई इंसान ये समझ भी नहीं पाया कि हुआ क्या, क्योंकि जो कुछ दिख पाता उससे पहले ही उनकी जान जा चुकी थी। नागासाकी शहर के बाहर उस वक्त कुछ ब्रिटिश युद्धबंदी एक खदान में काम कर रहे थे। उनमें से एक ने बाद में बताया, पूरा शहर वीरान हो गया था। चारों तरफ सन्नाटा, जिधर नजर जाए लाशों के ढेर। कुछ बहुत भयानक हो गया था, ये हमें समझ आया। लोगों के चेहरे उतर चुके थे, हाथ पैर जले हुए थे। इससे पहले हमने परमाणु बम के बारे में कभी सुना भी नहीं था। नागासाकी शहर पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए तबाही का दायरा कुछ हद तक सीमित रहा, केवल 6.7 वर्ग किलोमीटर के इलाके तक।
फिर भी उस परमाणु बम से नागासाकी में करीब 74,000 लोग मारे गए। लेखक ग्रेग कोलिन ने अपनी एक किताब में लिखा, जब वो परमाणु बम फटा तो लोगों को लगा जैसे सूरज खुद धरती पर आ गिरा हो। चारों तरफ आग के भड़के उठ रहे थे, हर तरफ सिर्फ मलबा था। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन एक बार फिर रेडियो पर आए। इस बार उन्होंने कहा, अब तक जापानियों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर सकते हैं, इसलिए जापान को जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, वरना आगे के परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। उस हमले से बचे एक शख्स हिरोशी टोकाई ने लिखा, कुछ बहुत बड़ा हो गया था। अगर आपने कभी नर्क की कल्पना नहीं की या किसी ने नर्क नहीं देखा, तो उस दिन नागासाकी में जो था वही नर्क था। इसके बाद महज 6 दिनों में जापान के सम्राट हिरोहितो ने अमेरिका और मित्र देशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी का भी पतन हो चुका था। 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ, लेकिन ये युद्ध लोगों के दिलों में एक ऐसी दर्दनाक याद बनकर रह गया जिसे भुलाया नहीं जा सका। इसीलिए दोस्तों, इतिहास हमें एक बात बहुत साफ सिखाता है, परमाणु शक्ति सिर्फ ताकत नहीं होती, ये पूरी मानव जाति के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा होती है। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरे तो सिर्फ 2 शहर तबाह नहीं हुए, पूरी मानवता को परमाणु हथियार का भयावह असली चेहरा दिखाई दिया। लाखों लोगों की बलि, पीढ़ियों तक चलने वाली बीमारियां, किरणोत्सर्ग की वजह से जन्मे अपाहिज बच्चे, ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, ये एक दर्दनाक युग की शुरुआत थी। और आज एक बार फिर दुनिया तनाव की चरम सीमा पर खड़ी है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता ये संघर्ष क्या सिर्फ सीमाओं तक सीमित रहेगा या ये परमाणु शक्ति के खतरनाक पड़ाव तक जाएगा? यही असली डर है। आज की तकनीक 1945 से कई गुना ज्यादा उन्नत है। उस वक्त एक बम ने एक पूरा शहर मिटाया था। आज की परमाणु शक्ति पूरे क्षेत्रों को नहीं बल्कि पृथ्वी के बड़े हिस्सों को तबाह करने की क्षमता रखती है। और इसीलिए एक छोटी सी चूक, एक गलत फैसला या एक गलत अंदाजा इतिहास को दोहरा सकता है। लेकिन एक फर्क जरूर है, आज दुनिया को हिरोशिमा और नागासाकी का अनुभव है। वो जख्म अभी भी भरे नहीं हैं और इसीलिए हर देश की जिम्मेदारी है संयम की, संवाद की और इंसानियत की। क्योंकि परमाणु युद्ध में कोई नहीं जीतता, वहां सिर्फ एक हार होती है, इंसानियत की हार। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, सवाल ये है कौन ज्यादा जिम्मेदार है। आप हमें बताइए, हिरोशिमा और नागासाकी की इस तबाही की कहानी आपको कैसी लगी? और अभी जो ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, आपको क्या लगता है ये आगे किस मोड़ पर जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें।